नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञप्ति पीसीएस में। जैसा कि आप और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत अब हम लोग अगला चैप्टर विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमें जानना जरूरी है इसमें विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो कोई भी जब हमारे पास दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या इनका इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा होगा, तो विद्युत आवेश आ जाएगा। विद्युत आवेश की खोज किसने की थी? थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने ये खोज करता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। अब इसको मैं एक चीज आपको समझाता हूं, किस तरीके से आप समझेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। आप लोगों ने बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा, स्केल लेकर बालों में रगड़ते होगे, स्केल को बालों में रगड़ते होगे और छोटे छोटे पेपर पीसेस को आप इसको उठाते होगे। तो इससे होता क्या है, स्केल चार्ज हो जाता है हम बालों में रगड़ने से, और वो इन जो हमारा पीस ऑफ पेपर्स पड़े रहते हैं उनको चिपका लेता है। तो ये आवेश का ही एक एग्जाम्पल होता है। इसमें आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा उसमें अधिक हो जाती है। ये आप कहां पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से ये फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं। अगर 8 ना हो, इधर अगर 7 रह जाएं, तो ये बगल वाले मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अगर जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और अपना कक्ष पूरा कर लेता है। तो ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ये होता है। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक थे जो उन्होंने धनावेश और ऋणावेश नाम दिया था। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पढ़ते हैं वैद्युतिकी। वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिसके अंदर हम विद्युत धारा का अध्ययन करें, विद्युतीय गुणों का अध्ययन करेंगे कि क्या इसमें धारा है, क्या वोल्टेज है, क्या पावर है, किस तरह से इसकी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हर एक चीज का अध्ययन करेंगे। तो वो हमारा आएगा वैद्युतिकी के अंतर्गत। अब स्थिर विद्युतिकी और होता है गतिज विद्युतिकी, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये। आप इंग्लिश में ज्यादा जल्दी आसानी से याद कर पाएंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और ये हो जाएगी हमारी डायनामिक। ठीक है ना। अब देखो स्थिर विद्युतिकी कहां से आएगी? अगर इसमें स्थिर विद्युत आवेश वाले कण होंगे, जो अगर हमारे चार्ज स्टेबल है, स्टैटिक चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो हो जाएगी स्थिर विद्युतिकी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर स्टैटिक चार्ज के कारण आ रही है, और डायनेमिक चार्ज के कारण आएगी, तो हो जाएगी हमारी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, हमने भी पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। विपरीत चार्ज होंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो वो एक दूसरे को आपस में खींच लेगा। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये आपस में खींचेंगे एक दूसरे को। और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को दूर करेंगे, ये एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। ठीक है ना। ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव, और सेम चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल कर देंगे। ये रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब पोलरिटी क्या होता है? जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बताया ना, वही होता है कि डिफरेंस बताएगा दो चार्ज में कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो पोलरिटी कहलाती है। अब पढ़ते हैं हम इसी के अंतर्गत कूलाम का नियम। देखो इसमें क्या पढ़ना है कि दो हमारे पास चार्ज हैं, मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। ठीक है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों चार्ज में जो बल लगेगा एक दूसरे को खींचने के लिए, आपस में आप एक दूसरे को आकर्षण में जो बल लग रहा है, उस बल को निकालने का कूलाम ने नियम दिया था।
तो जो नियम उसने दिया था, तो जो बल होता है दोनों चार्जों के गुणनफल के बराबर और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के, सॉरी ये वर्ग है आर स्क्वायर के। तो जब इससे हम कंबाइन करेंगे इस फॉर्मूले के, तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाए, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट का काम करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर इससे हमें मात्र क्या बोलते हैं, अगर हमें इससे एफ का मात्रक निकालना है, तो एफ का मात्रक होता ही क्या है, न्यूटन, ये हमें पता है। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, Q1 Q2 यानी कि कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। के कांस्टेंट है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब पढ़ते हैं हम कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो मटेरियल या वो मटेरियल हो जाता है जिससे आसानी से करंट फ्लो हो जाए। करंट का फ्लो आराम से हो रहा है तो वो कंडक्टर कहलाएगा। मोस्टली सारी धातुएं जल के, सॉरी लवण के, जो NaCl वगैरह का जलीय विलयन है, नमक का घोल वगैरह इस तरह का होगा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, चालक के अंतर्गत। अब पूछा जाता है सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है, तो चांदी सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है। वैसे तो कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर भी है और हमारा कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम भी है, ये सब धातु हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है चांदी। अब पढ़ते हैं हम अचालक, कुचालक। अचालक या कुचालक कहते हैं, नॉन कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, इंसुलेटर। जो धारा के प्रभाव को नहीं होने देगा वो हमारा इंसुलेटर हो जाएगा। जैसे लकड़ी में करंट नहीं फ्लो होती, रबड़ में, कागज में, अभ्रक में, शुद्ध आसुत जल में, ये डिस्टिल वाटर होता है, प्योर डिस्टिल वाटर होगा हमारे पास, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम आगे अर्धचालक क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा चालक क्या कर रहा था, अच्छे से करंट फ्लो होने दे रहा था। अचालक या कुचालक क्या कर रहा था, फ्लो नहीं होने दे रहा था। अर्धचालक क्या होगा, इसकी चालकता चालक और अर्धचालक, अर्धचालक और अचालक, मतलब जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होगी, मतलब ये बीच का काम करेगा, करंट फ्लो भी करा देगा और रोकेगा भी, दोनों काम होगा। मतलब बहुत कम मात्रा में फ्लो होने देता है ये। इसके उदाहरण दिए हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। ये मटेरियल होते हैं जिसमें ये दोनों तरह के गुण दिखाते हैं, चालक के भी गुण दिखाएंगे, अचालक के भी गुण दिखाएंगे। मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आता है अतिचालक। तो अतिचालक क्या होता है, सुपर कंडक्टर। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं हम जिस कंडीशन में अनंत चालकता प्राप्त कर लें, बिल्कुल इनफाइनाइट हमें मिल जाए कंडक्टिविटी, या जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, जीरो रेजिस्टेंस मिल जाए, आर की वैल्यू जीरो हो जाए जहां पे, तो ऐसे मटेरियल को या ऐसे पदार्थ को हम कह देंगे सुपर कंडक्टर है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र देखो, ये हमारा कोई क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा इसमें भी इसका अनुभव कर पाएंगे। इसके आसपास कोई और दूसरा अन्य आवेश लेके आएंगे तो या तो आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ, अगर पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हम नेगेटिव वाला लेके आए तो या आकर्षित कर लेगा, और अगर इसके आसपास हम पॉजिटिव वाला लेके आएंगे तो ये रिपेल कर देगा या दूर फेंक देगा इसको। तो इस जिस क्षेत्र में, मतलब इसके आसपास का वह क्षेत्र जिसमें ये आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, वो क्षेत्र हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र, या ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, उस पर जो बल लग रहा है वो हमारी हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, बहुत आसान है ये टॉपिक। अब पढ़ते हैं धारा क्या होती है। करंट हम सुनते हैं करंट लग गया उसे, तो फ्लो ऑफ चार्ज, धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी। तो देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है इस रेट पे, यानी कि कितने समय में कितने चार्ज किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से पास हो रहे हैं, वो उसकी धारा होती है। इसका मात्रक होता है एम्पियर, एमीटर से इसे नापते हैं,
ये अदिश राशि अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये सदिश के योग के त्रिभुज का नियम पालन नहीं करती। क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, धारा में मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, या ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहती है, लेकिन ये जो है त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती, जो इसमें जोड़ने पे जो सदिश राशियों के लिए एप्लीकेबल होता है ये फॉलो नहीं करती, इसलिए ये अदिश राशि है। और अगर आपको कहीं देखने मिल जाए कि प्रदिश है तो ये प्रदिश आप टिक कर सकते हैं, प्रदिश राशि भी बोलते हैं इस तरह की राशियों को, या टेंसर। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अदिश राशि लगा के आना। अब देखो हमने करंट पढ़ा है, करंट भी दो टाइप की होती है, एसी करंट, डीसी करंट, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। समय के साथ जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करे वो हो जाएगी एसी, जो समय के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करे वो हो जाएगी डीसी। अब देखो एसी को इस तरह से दिखाते हैं, देखो मान लीजिए अभी 0 पर है और ये इस डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, इस तरह से इस तरफ की तरफ जाएंगे, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो धारा बढ़ेगी, ठीक है ना। अब देखो मान लीजिए अभी 0 था, ये वाला टाइम हमारा पाई है और ये वाला टाइम हम ले लेते हैं 2 पाई है, ठीक है। तो 0 से पाई तक आने में देखो वैल्यू बढ़ रही है, एक मैक्सिमम तक गई, फिर कम हो रही है और 0 पे आ गई है। तो 0 से पाई तक एक साइकिल ये हो गया, ये पॉजिटिव वाली साइड है और ये नीचे वाली नेगेटिव वाली साइड है, ठीक है ना। ये दो साइड्स हैं इसकी, ये ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, फिर देखो ये नीचे गई, मैक्सिमम तक गई, फिर 0 हो गई, तो नेगेटिव डायरेक्शन में गई, तो दो डायरेक्शन मिल गई, अलग अलग डायरेक्शन चेंज की समय के साथ। तो देखो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है धीरे धीरे, इस डायरेक्शन में देखते हो, इस तरह से इस पेन से दिखा देता हूं। देखो इस डायरेक्शन में पहले मैग्नीट्यूड बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम होते चला गया, मतलब नेगेटिव में बढ़ा, फिर 0 हो गया। तो इससे आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो आप समझ गए होंगे, ये एक पूरा जो ये सर्कल बना है ना, इधर से लेके ऐसे इस तरह से, ये जो सर्कल बना हुआ है ये वाला, ये एक साइकिल कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं, और इसकी जो एसी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट, इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल 1 सेकंड में ये कंप्लीट कर लेती, मतलब इस तरह के 50 साइकिल, और ये एक साइकिल इस तरह के 50 होंगे, तो ये इसकी आवृत्ति होती है हमारे क्या बोलते हैं एसी करंट की, जो इंडिया में होती है। अब ठीक है, जनरेटर से हमें एसी करंट मिलती है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया कि हमें एसी करंट कहां से मिलती है, तो जनरेटर से मिलती है। अब देखते हैं डीसी के केस में, इस डायरेक्शन में टाइम बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में करंट बढ़ेगी। देखो टाइम बढ़ रहा है, करंट लेकिन कांस्टेंट है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये इस तरह की करंट हमारी क्या कहलाएगी, डीसी करंट। डीसी में ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना डायरेक्शन चेंज होगी टाइम के साथ। डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि देखो कोई किसी भी तरह की साइकिल नहीं हो रही है इसमें, ठीक है ना, इस वजह से। और डीसी करंट हमें मिलती किससे, बैटरी से डीसी करंट मिलती है। अब देखो एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, इनके लिए दो डिवाइस होती हैं। एसी से डीसी में जाना है तो रेक्टिफायर का यूज करेंगे, डीसी टू एसी जाना है तो इन्वर्टर का यूज करेंगे। इन्वर्टर देखा होगा आप लोगों ने घर में, एक बैटरी रखी होती है, इससे हम करंट लेते हैं, और एक इन्वर्टर लगा होता है, तो वो क्या काम करता है, डीसी बैटरी है वो हमें डीसी दे देगी, तो डीसी को इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करेगा, एसी जो हम घरों में यूज करते हैं, घर में यूज कर लेते हैं। अब इसके चार्जिंग के केस में आएंगे तो ये एसी लेता है इस डायरेक्शन में और डीसी देगा तो बैटरी को चार्ज कर देगा, तो मतलब ये दोनों काम करता है, लेकिन इन्वर्टर हमें डीसी टू एसी कन्वर्ट करके देता है। लेकिन ये जो हम घरों में रहता है वो कन्वर्टर ही रहता है कि दोनों तरह के एसी को डीसी, डीसी को एसी चेंज करके देता है। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एकांक धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज को, जो एक यूनिटी पॉजिटिव चार्ज है, किसी अनंत से मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से
किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनफाइनाइट पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसे इस फील्ड के अंदर लाना है, तो उसके लाने में जितना काम किया जाएगा वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट बोलते हैं इसी को। ये एक अदिश राशि है, तो V क्या हो जाएगा? एक चार्ज को लाने में किया गया काम, तो W/Q, V=W/Q। अब देखते हैं कि हमारे जो पृथ्वी होती है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। 0 पोटेंशियल होता है। मान लीजिए अर्थ है, इसका पोटेंशियल 0 है, तभी तो ये सारे के सारे कितने भी अर्थिंग करते हैं हम किस में करते हैं? अर्थ के अंदर करते हैं ना अर्थिंग। तो क्या होता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ही हमारा फ्लो होता है। जब इसका वैल्यू ही 0 हो जाएगी तो ये तुरंत इसमें फ्लो हो जाएगी अर्थिंग करने के लिए। तो जो बिजली गिरती है अर्थ पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है उस चीज को, ठीक है ना। तो इसी कारण से हम जान सकते हैं यहाँ इसका वैल्यू 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, वोल्टेज के बीच डिफरेंस नहीं आएगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम अनंत से लेके आ रहे थे एक कूलम आवेश को। अब एक कूलम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, ये वाला, इसमें यहाँ कोई चार्ज है हमारे पास, इसको इस पॉइंट तक लेके आना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो काम किया जाएगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो काम किया जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, अदिश राशि है एक भी। तो इलेक्ट्रॉन की गति के लिए दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होना जरूरी है। अभी हमने बताया था ना कि करंट अगर फ्लो होना है, इलेक्ट्रॉन की गति यानी कि करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। मान लीजिए ये एक तार है, इसमें यहाँ इस तरह से इस डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो करानी है। इसे हमने क्या किया? बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगी, इस तरह से। तो इस वाला पार्ट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, इसका कम, तब इस डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो होगा। ये बताना चाह रहे हैं। और मान लीजिए हमारे पास कोई हॉलो कंडक्टर है, ये इस तरह का कोई कंडक्टर है, इसमें करंट अगर हम फ्लो कराएं तो जो इसका सरफेस है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें ही करंट फ्लो होगी। अंदर करंट, इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, जीरो आवेश होगा इसके अंदर, भीतर जीरो आवेश होगा, बाहर की तरफ इसके पृष्ठ पर ही आवेश रहेगा। इसी कारण से क्या होता है, इसका एक उपयोग बता देते हैं कि जब हम कार में बैठते हैं और इस पर बिजली गिर जाए अगर कार पे, तो हम सेफ रहते हैं। यही कारण है, या बिजली का तार गिर जाए हमारे कार के ऊपर और हम अंदर बैठे हुए हैं तब भी सेफ रहते हैं, क्योंकि आवेश इसके पृष्ठ पर ही रहेगा, किसी भी मट खोखले, क्योंकि कार एक खोखले कंडक्टर की तरह काम करेगी, ऊपर रहेगा आवेश, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, जिससे हम सेफ रहते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि किस तरह से ये होता है। अब पढ़ते हैं ओम का नियम। देखो, यदि ताप स्थिर रहे, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, यानी कि इससे हम कहेंगे कि फिजिकल कंडीशन अगर हमारी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, तो वोल्टेज है, यानी कि जो प्रवाहित धारा और वोल्टेज के बीच समानुपाती होते हैं। मतलब जो हमारे पास एक तार है, ये रहा हमारा एक वायर, इसके बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसके कारण से इसमें करंट फ्लो होगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो करंट के समानुपाती होगी, यानी कि V है वो I के समानुपाती होगी, या I V के समानुपाती होगी। प्रवाहित धारा सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, या तो इसे I प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं या V प्रोपोर्शनल टू I। इस कंडीशन में क्या आएगा? I प्रोपोर्शनल हटेगा तो I इक्वल टू आ जाएगा V/R। या इस वाले फॉर्मूले से आप याद रखिए, क्योंकि ये इजी रहता है याद करने में। V इक्वल टू IR आ जाएगा। I यहाँ पे हमारी होती है करंट, V होता है वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या वोल्टेज कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। R है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आता है ना जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, जो साइन हटाने पर जो R होता है वो रेजिस्टेंस होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक अभी नीचे हाँ है मात्रक, चलो ठीक है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बोलते हैं इसे, इसका मात्रक होता है ओम। चालक का वह गुण जिसके कारण वो धारा का प्रभाव ना होने दे, मतलब ये क्या करता है, इस तरह से इसका सिंबल बनता है, ये दो इसके सिरे हो गए, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो ये क्या काम करेगा? अपोज करेगा। इस चीज का अपोज करेगा? फ्लो ऑफ करंट का।
ठीक है ना। तो जो हमने आप देखना फैन की स्पीड हम कम ज्यादा करते हैं तो जो फैन का रेगुलेटर होगा उसमें रेजिस्टेंस ही लगे रहते हैं। जो पहले रेगुलेटर रहते थे उनमें रेजिस्टेंस लगा रहता था, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते जाते थे, कम ज्यादा करते थे, उसके अकॉर्डिंग हम फैन की स्पीड कंट्रोल करते थे। अब तो फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर भी आने लगे कि फ्रिक्वेंसी पे भी स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि NS इक्वल टू 120 F/P होता है। इससे हम ये स्पीड होती है किसी भी मोटर या जनरेटर की। एक सेकेंड, ये स्पीड होती है किसी भी मोटर या जनरेटर की, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसको चेंज करके, क्योंकि देखो स्पीड है जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, इसे एन से शो कर लेते हैं। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करके भी आजकल के जो हमारे नए रेगुलेटर आ रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट आते हैं। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और उससे स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस क्या होता है। अब रेजिस्टेंस हो गया है, अब पढ़ते हैं हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, रेजिस्टेंस जो है हमारा तार है कोई भी, जैसे ये वायर है हमारा, इसकी लंबाई पर डिपेंड करेगा कि कितनी, जिस तरह ज्यादा लंबा तार होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो एल जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, यानी कि जितना मोटा तार होगा उतना कम उसका रेजिस्टेंस होगा, उतना अच्छा वो कंडक्टर रहेगा। और एरिया जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब इससे क्या पता चलता है कि तार अगर पतला तार है, पतला तार होगा तो प्रतिरोध क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। और मोटा तार है तो प्रतिरोध क्या होगा उसका, कम होगा। ठीक है, इससे ये समझ आता है। तो जब हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे, इस वाले को और इस वाले को, तो आर एच प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा L/A। ठीक है ना। जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये होता है रो, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। ये तार की लंबाई हो गई L, A हो गया तार का क्षेत्रफल, प्रतिरोधकता हो गया हमारा रो। आर और जो रो होते हैं टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कम होगा प्रतिरोध या ज्यादा होगा, या रेजिस्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस चीज पे करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो कितना ज्यादा प्रतिरोध है उसके अंदर और कितना कम प्रतिरोध है। अब टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोधकता पर। ठीक है, तो धातु के केस में क्या होगा, अगर हमारे पास मेटल्स हैं, धातु के केस में क्या होगा, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किस केस में बढ़ेगा, ये मेटल के केस में बढ़ेगा। और जो मिक्स मेटल होती है, मिक्स मेटल होंगी, उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में बढ़ेगा। अब अर्धचालक आता है, सेमीकंडक्टर जिसे बोलते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और सेमीकंडक्टर जो होगा वो एज अ कंडक्टर काम करने लगेगा, मतलब थोड़ा सा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। देखो, तो चालक के केस में क्या होगा, प्रतिरोधकता, अगर प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो चालक के केस में क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता उसकी कम होगी। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो उसका अपोजिट होता है चालकता, तो वो कम होगी। अर्धचालक के केस में घटेगी तो चालकता उसकी बढ़ जाएगी। विद्युत अपघट या इसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, उसके केस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है कंडक्टेंस, इसे G से शो करते हैं। G किसके बराबर होगा, 1/R के। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इस तरह से, उसका मात्रक था ओम, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसे म्यू कहते हैं, या सीमेंस भी होता है। ये प्रतिरोध है हमारा।
अब चालकता था, चालकत्व या कंडक्टेंस था, अब आ जाते हैं कंडक्टिविटी। तो वहां हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी थी, उसका उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये चालकता 1/ρ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मानव शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 10⁶ जब वो ड्राई अवस्था में, अगर उसने गीला भीगा हुआ है वो तो हो जाएगा 10⁻²। सिंपल, इतना सा याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बेसिकली जोड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो सीरीज में जोड़ा जाएगा या पैरेलल में। और फिर हम इसको यूज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो दोनों कंडीशन में सीरीज पैरेलल, सीरीज प्लस पैरेलल दो कनेक्शन एक साथ भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो अभी देखो क्या करना है, दो रेजिस्टेंस है हमारे पास R1 और R2। इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने के लिए मान लीजिए इसका पहला सिरा है, एक रेजिस्टेंस 1 का, ये दूसरा सिरा है, और ये इसका पहला सिरा है, ये दूसरा। तो मतलब पहले सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ देंगे तो ये सीरीज में जुड़ जाते हैं इस तरह के। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 आता है इन्हें सीरीज में जोड़ने पे, क्योंकि इस कंडीशन में करंट सेम रहती है, वोल्टेज चेंज हो जाता है। तो जब इसे हम मान लीजिए किसी बैटरी से जोड़ देंगे इस तरह से, तो करंट इस तरह से जाएगी और इस तरह से वापस आ जाएगी, तो सेम करंट रहेगी। अब आते हैं इस केस में, समांतर के केस में। तो समांतर के केस में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिए जाते हैं, R1 और R2 इस तरह से पैरेलल में जोड़े जाएं। पैरेलल में जोड़ने का मतलब धारा का विभाजन हो जाए। मान लीजिए यहां से बैटरी लगाएंगे तो करंट इस तरह से आएगी, तो करंट दो डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो करंट बढ़ गई तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। इस केस में वोल्टेज, जो वोल्टेज यहां दे रहे होंगे 10 वोल्ट, तो इसमें भी 10 वोल्ट रहेगा, इसमें भी 10 वोल्ट रहेगा, लेकिन करंट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीजें। चलिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत सामर्थ्य क्या होगा, एकांक समय में स्थानांतरित ऊर्जा की दर या प्रयुक्त की गई दर। तो कोई भी सर्किट है या कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी हमारे पास, ये मान लीजिए कोई सर्किट है सिंपल सा, तो मतलब वन जो हमारा यूनिटी टाइम है उसमें ये कितनी एनर्जी किसी दूसरे सर्किट में, ये जो हमारा ये चीज इसे कितनी एनर्जी दे रहा है और इसके द्वारा कितनी एनर्जी यूज की गई है, मतलब ये रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी यूज कर रहा है और ये बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है, तो उसकी जो रेट आती है वही होती है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या आता है, P = VI। फॉर्मूला वोल्टेज और करंट के टर्म्स में निकालना हो, P = V²/R। इस टर्म्स में निकालना हो, P = I²R। तो इन तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, वॉट होता है या जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड से हम क्या जान सकते हैं, P = W/T। इस फॉर्मूले से ये सब आता है। तो कार्य करने की दर होगी या एनर्जी ट्रांसफर की, ये एनर्जी हो गई, एनर्जी ट्रांसफर की रेट हो जाएगी। B = P = 1/R आ रहा है इस फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से आएगा। यही कारण है कि जब सेम वोल्टेज हम दो अलग अलग बल्बों को देते हैं, जिसका मान लीजिए एक कम रेजिस्टेंस है, ये कम रेजिस्टेंस का बल्ब है, और दूसरा हमारे पास एक ज्यादा रेजिस्टेंस का बल्ब, मान लीजिए 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, और इनमें हम अगर इसे कनेक्ट कर दें और सेम वोल्टेज दें, सेम वोल्टेज देने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, ये रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में कर दिया है, इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं 10 ओम और 20 ओम। इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी सप्लाई से, तो जब ये दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए हैं तो सेम वोल्टेज पर जलने वाले इसका रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो तेज जलेगा और कम और ज्यादा पावर लेगा, और मैं इधर लिख देता हूं कम रेजिस्टेंस वाला ये ज्यादा पावर लेगा और तेज जलेगा, ये धीमा जलेगा और कम पावर लेगा। तो इसी कारण से हमें पता चल जाता है कि अगर सेम वोल्टेज फ्लो हो रहा है, सेम वोल्टेज किस कंडीशन में आता है, जब पैरेलल कनेक्शन होते हैं। तो जब बल्ब होगा जो उसमें कम प्रतिरोध वाला बल्ब जो होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो ज्यादा पावर खर्च करेगा। क्यों करेगा ज्यादा पावर खर्च, क्योंकि V² टाइम्स खर्च कर रहा है और रोशनी भी वो ज्यादा ही देगा।
अब चलो ठीक है, चलते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पढ़ते हैं। व्यावसायिक मात्रक क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि जब हम घरों में बिजली यूज कर रहे हैं तो एज अ बिजनेस ही हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम खरीदते हैं, उनको हम पैसे देते हैं, तो इसलिए इसे व्यावसायिक मात्रक कहते हैं, किलोवाट आवर को, या इसे यूनिट में, हाँ इतने यूनिट बिल आया, आज तो 100 यूनिट बिल आ गया है, मतलब महीने में इतने यूनिट बिल आया, तो इस तरह से हम डील करते हैं किलोवाट आवर को। इसको सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से हम निकालते हैं हमारा बिल कितना आया है। मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है हमारे यहाँ घर पे 10 वाट का, इस तरह के 10 बल्ब लगे हुए हैं और जो प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी यूज होगी एक दिन में, वो बता सकते हैं हम कि हाँ 10 घंटे 10 बल्ब और 10 वॉट के, तो टोटल 1000 वॉट घंटा आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट बिजली प्रतिदिन जल रही है। और इसी को हम 30 से गुणा करा देंगे तो 30 यूनिट बिजली जल रही है। मान लीजिए 7 रुपए पर यूनिट या 8 रुपए पर यूनिट बिजली है, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 240 रुपीज या 210 रुपीज, जिस रेट पे आपको बिजली मिल रही है वो हमारा बिल आ जाता है इस तरह से। इसी प्रकार हम सारे इंस्ट्रूमेंट जो कनेक्ट है हमारे घर में, उनको कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितनी देर तक चलता है, कितने वोल्टेज का है और कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा टोटल बिल कितना बन रहा है मंथली। अब विद्युत धारा के हम ऊष्मीय प्रभाव पढ़ते हैं। तो विद्युत धारा के कारण जो भी हमारा कंडक्टर होता है, जैसे हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा कि ये कंडक्टर हीट करने लगेगा। तो जब ये हीट करने लगेगा या कोई भी सर्किट है जो हीट करने लगेगा, तो इसी नियम पे विद्युत धारा का हमारा ऊष्मीय प्रभाव काम करता है। तो H जो आएगा I²R लॉसेस। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है तो कुछ ना कुछ सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, तो करंट I और R ये है, तो I²R जो कि हमारी क्या थी, पावर, और इनटू टाइम, तो हमारी क्या आ जाएगी, इससे ऊष्मीय प्रभाव आ जाएगा कि कितनी हीट जनरेट हो रही है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं पावर का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करा के कि इतनी हीट आ रही है। इसी को क्या बोलते हैं, जो H=I²RT आ रहा है उसमें प्रभाव में, इसी को हम ओमिक हीटिंग, जूल हीटिंग या रेजिस्टेंस हीटिंग कहते हैं। इनका उपयोग कहाँ पे यूज होता है, तो फ्यूज में यूज होता है, बल्ब में यूज होता है और हीटर में। हीटर में तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है, हीटर में हीट मिलती है हमें। बल्ब जो 100 वाट का बल्ब आता था पहले, देखना वो बहुत गर्म होता था, तो हीट उससे भी मिलती थी हमें। अब आते हैं फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है, घरों में फ्यूज लगा रहता है इस तरह से, एक वायर होता है ये फ्यूज वायर। तो काम क्या करता है, जब भी ज्यादा करंट आने लगती है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, तो ये पिघल के टूट जाता है और हमारे इंस्ट्रूमेंट सेफ हो जाते हैं। तो ये आगे करंट फ्लो नहीं होने देता है, तो जहां हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वहां पर हाई करंट नहीं पहुंच पाती है और हमारे इंस्ट्रूमेंट सेफ रहते हैं। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। CFL को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपने जो ट्यूबलाइट देखी होगी, ट्यूबलाइट भी इसी प्रिंसिपल पे ही काम करती है। ये ट्यूबलाइट है, ठीक है। इसकी जो ये जो लेयर बनी है, ये जो बाहर वाली लेयर जो व्हाइट व्हाइट दिखती है, उसमें क्या करते हैं, फास्फोरस की लेयर कर देते हैं। ये जो लेयरिंग होगी इस पे बाहर वाली, वो फास्फोरस रहेगी। इसके अंदर जो भरेंगे हम, तो वो जो इसके अंदर हम मटेरियल भरते हैं, वो भरते हैं हम लो प्रेशर की मरकरी वेपर भर देते हैं। और इसकी जगह हम कुछ और भरना है तो अक्रिय गैस भरेंगे, आर्गन, नियोन, जियोनॉन, इस तरह की गैस भरते हैं। जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो यूवी लाइट के फॉर्म में ये हमें रोशनी देता है। ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बल्ब। बल्ब आपने जो देखा होगा इस तरह की संरचना है, एडिशन ने जो दिया था, एडिशन ने बल्ब की खोज की थी, जो इस तरह का संरचना होती है बल्ब की। इसके अंतर्गत ये, इसे बोलते हैं तंतु, टंगस्टन का फिलामेंट होता है ये जो होता है तंतु को टंगस्टन मटेरियल होता है, टंगस्टन का होता है फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट बोलते हैं तंतु को, ठीक है ना। टंगस्टन फिलामेंट होता है, हीट भी देता है और लाइट भी देता है। जब गर्म होंगे, I²R लॉसेस होंगे इसके थ्रू, तो ये हीट भी करेगा और लाइट भी देगा। एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, एक प्रकार का डायोड होता है जो लाइट एमिट करता है, मतलब लाइट उत्सर्जित करता है। ये पीएन जंक्शन डायोड होता है और ये स्पेशल प्रकार के मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड से बनता है। सिंपल। वैसे नॉर्मली जो हमारे डायोड बनते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब से बनते हैं, ये हमारा बनता है गैलियम आर्सेनाइड से। सिंपल। अब देख लेते हैं, हीटर, ब्लोअर या इमर्सन रॉड होती है, तो वो उसमें कौन सा मटेरियल रहता है, नाइक्रोम मटेरियल रहता है, जिसकी
क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। बल्ब क्या होगा, बल्ब के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो टंगस्टन रहता है, जिसका वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तुरंत नहीं पिघलता है, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस झेल लेता है और रेजिस्टेंस भी इसका बहुत हाई होता है। अब हेलोजन लाइट पढ़ते हैं। हेलोजन लाइट के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन और सोडियम दोनों मिक्स होते हैं उसके अंतर्गत, तो वो इसी कारण से जो सोडियम उसमें डाला गया उसी कारण से जो हेलोजन रहती हैं वो येलो कलर की जलती हैं। CFL और ट्यूबलाइट, CFL और ट्यूबलाइट हमने अभी पढ़ लिया है, मरकरी और फास्फोरस होता है इसमें। अब पढ़ते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर या लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग का मतलब क्या हो गया, बिजली गिरना। बिजली जब गिरती है तो उससे बचने के लिए हम घरों में एक क्या करते हैं, एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। घर की ये दीवार हो गई मान लीजिए, इस दीवार पे एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा देंगे, ये होगा कंडक्टिंग मटेरियल का, कंडक्टिंग होगा। इसके थ्रू एक वायर ले जाके, हाई कंडक्टिंग वायर ले जाके, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर एक प्लेट के साथ इसे कनेक्ट करके, कॉपर की प्लेट होगी या एल्यूमिनियम या GI गैल्वेनाइज्ड स्टील भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी मटेरियल मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो जब इस पर बिजली गिरेगी तो घर पे बिजली ना गिर के ये कंडक्टिंग मटेरियल तो अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे गिरेगी बिजली, इस पे गिरने से इस तरह से इस डायरेक्शन में चली जाएगी और पूरी की पूरी अर्थ में चली जाएगी, तो हम सेफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। धातु की चालक छड़ होती है, ये रही धातु की चालक छड़। आकाशीय विद्युत से बचाव करता है, कर रहा है बचाव। अब पढ़ते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं, उसमें एक उसका मेन यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बैटरी भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, बैटरी या सेल कहेंगे जिसे हम। सेल एक है, एक सेल है तो वो सेल होता है, और नंबर ऑफ सेल्स हो जाए, नंबर ऑफ सेल्स यानी कि एक से ज्यादा, मतलब ज्यादा सेल हो जाए तो उसे बैटरी कहते हैं। तो मतलब बैटरी का छोटा रूप, सबसे छोटा रूप सेल ही है। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। तो क्या होगा कि कोई भी हमारे पास अम्ल या एसिड या बेसिक कोई हमारे पास घोल है या सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें अगर हम करंट फ्लो करा दें तो उसके जो अणु होंगे, जो घोल है हमारे पास, वो अपने आयनों में विखंडन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाएंगे उसके अंतर उसमें। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस सिंपल समझ में आ गया क्या है, अम्लीय और क्षारीय घोल होगा, उसमें अगर हम करंट फ्लो करा देंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके जो अणु हैं उसके अब आयनों में अब टूटना शुरू हो जाएगा वो। अब फैराडे ने विद्युत अपघटन के कुछ नियम दिए थे, वो पढ़ लेते हैं। सिंपल से नियम दिए, दो नियम दिए थे इन्होंने। अब देखो क्या होता है इसके नियम के अनुसार। एम क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड है जो हमारा, इलेक्ट्रोड द्वारा मुक्त हुए पदार्थ का कुल द्रव्यमान। तो जो इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रोड ये लगा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, ये हमने रख लिया है इसमें, और ये कोई विद्युत अपघट भरा है, जो डॉट डॉट करके मैं लिख रहा बना रहा हूं, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा है, इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा मान लीजिए एनोड है और ये वाला कैथोड है। तो क्या होगा, इसे अगर हम मान लीजिए ये बैटरी से कनेक्ट कर दें, सप्लाई दे रहे हैं, ये वाली सप्लाई दे रहे हैं इधर, तो क्या होगा इस केस में, जब हम करंट फ्लो होगी तो एनोड से कैथोड की तरफ इस तरह से, जो एनोड पे मान लीजिए एनोड हमने बनाया है किस मटेरियल का, चांदी का बना लिया है, और ये हमारा कैथोड है वो कॉपर का है, तो चांदी इससे टूट टूट के इसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगी। तो जो जमा हुई मात्रा है, जो ये जमा मात्रा है वो है एम, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो उसके चार्ज दिया गया है, चार्ज मतलब क्यू क्या होता है, आईटी जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा है कि क्यू कस टू आईटी होता है, चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो जेड आ जाएगा। जेड क्या है यहाँ पे, एक रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है ना। तो एम इक्वस टू क्या हो जाएगा, जेड आई थी, ठीक है। और अगर जो इसमें हम क्यू की वैल्यू दे रहे हैं वो एक कूलाम है, एक कूलाम है जिसकी वैल्यू अगर यूनिटी चार्ज दे रहे हैं तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड के। ये प्रथम नियम दिया था किसने, फैराडे ने, किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का। अब इसका हम पढ़ते हैं द्वितीय नियम। तो जब हमारे पास दो अलग अलग या विभिन्न विद्युत अपघट हैं, उनमें सेम करंट फ्लो हो रही है, तब क्या होगा। तो जब अगर हमारे पास मान लीजिए, ठीक है, दो हमारे पास ये विद्युत अपघट है, एक विद्युत अपघट ये है,
इसमें सेम करंट हमने 5 एम्पियर इसमें दी है, 5 एम्पियर इसमें दी है। तो क्या होगा, तो इससे जो मटेरियल निकलेगा, इलेक्ट्रोड से जो मटेरियल निकलेंगे इनके, वो इसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। अगर दो मटेरियल हैं तो m1/m2 इक्वल टू Z1/Z2, ये दूसरा नियम है हमारा फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का। अब फैराडे का जो कांस्टेंट आ रहा था, वो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है ये बताते हैं। अब देखो इसमें क्या है, विद्युत आवेश की वह मात्रा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वो वैल्यू है जिससे किसी पदार्थ के एक तुल्यांक भार को विद्युत अपघटन द्वारा मुक्त करती है। तो मतलब एक तुल्यांक भार, ये जो हमने ऊपर अभी ये पढ़ा था ना, अगर ये इसमें जो चार्ज की वो वैल्यू है, अगर ये जो वैल्यू जो हमारा जो पदार्थ जो निकल रहा है इससे अपघट हो रहा है, जो ये सीक्रेट मतलब ये उत्सर्जित कर रहा है जो पदार्थ, उसका मान अगर एक तुल्यांक भार के बराबर हो गया है, जो विद्युत अपघट्य द्वारा मुक्त किया गया है, तो वो वैल्यू होती है हमारी जो फैराडे का कांस्टेंट होता है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, F = 96487 कूलम पर मोल। तो एक मोल के लिए इतने कूलम आवेश निकल जाता है, तो वही फैराडे का नियतांक है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सोने का पानी चढ़वा के आते हैं हम चांदी पे, सोने का पानी चढ़वाना या किसी भी मटेरियल का पानी चढ़वाना, हम तांबे पे चढ़वा लें पानी, तांबे पर चांदी का चढ़वा लें। तो ये पानी चढ़वाने की जो प्रोसेस होती है कि एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट करना, ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखो इसमें क्या होगा, जिस धातु पर लेपन करना है उसे कैथोड या नेगेटिव बना लेंगे। मान लीजिए हमें कॉपर पे चांदी चढ़ानी है, तो कॉपर को हम बना लेंगे, इधर बना देता हूं मैं, कॉपर है ये और ये हमारी चांदी है, ये कॉपर है, तो ये हमारा बन जाएगा कैथोड, ये बन जाएगा एनोड। अब इन सबको चढ़ाने के लिए क्या एक हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसमें हमें थोड़ा विद्युत अपघट्य भरना पड़ेगा, जो कि होगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट नाम का हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस भरेंगे, और जब इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए डीसी करंट ही यूज होती है, डीसी करंट का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। जब चढ़ाना है तो इस तरह से क्या होगा, ये जैसे ही हमने सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे इसे, तो ये चांदी इस पे चढ़ना शुरू हो जाएगी, इससे निकल के इस पे चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये वाला हिस्सा मोटा होता चला जाएगा, ये पतला होता चला जाएगा, चांदी कम होती जाएगी, इस पे चढ़ती चली जाएगी। सिल्वर नाइट्रेट को इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में यूज करते हैं। कॉपर को कैथोड ले लेंगे, चांदी को एनोड ले लेंगे, क्योंकि चांदी की परत कॉपर पे चढ़ानी है हमें। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल में। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, विद्युत ऊर्जा का एक रासायनिक प्रभाव है। तो ये काम क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, क्योंकि जो हमारा सेल होता है इसमें केमिकल होते हैं, केमिकल को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और सेकेंडरी सेल में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब कि एक टाइम यूज करना है, जो कि घड़ियों में जो सेल रखे रहते हैं उस तरह के सेल होते हैं, वो वन टाइम यूज वाले होते हैं, और उसके बाद वो कोई यूज के नहीं रहते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी सेल, इन्हें चार्ज करो, यूज करो, मोबाइल की बैटरी इसी तरह की रहती है। अब बैटरी देखो, आप देखा होगा कि ये mAh लिखा रहता है, तो वो होता क्या है, मिली एम्पियर आवर। वो बैटरी की कैपेसिटी बताता है कि कितने मिली एम्पियर करंट वो एक घंटे में छोड़ रही है। जैसे 5000 मिली एम्पियर है, mAh की बैटरी है, तो ये 5000 मिली एम्पियर, यानी कि एक घंटे में 5000 मिली एम्पियर ये जो हमारी बैटरी है हमें करंट प्रोवाइड करा देगी। इसकी ये फोन बैटरियों में इस तरह से लिखा हुआ आता है। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं मोटर कार बैटरी। तो जो मोटर कार होती है या बाइक होती है, इसमें एक बैटरी रखी होती है। बैटरी जो रखी होती है वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। इस बैटरी का काम क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट के लिए, बल्ब वगैरह जलाने के लिए, जो हमारे ऑक्सिलरी डिवाइस जितने भी कनेक्ट होते हैं वो सारे यूज चलाने के लिए हम 12 वोल्ट की बैटरी का यूज करते हैं। इसमें जो बैटरी यूज होती है वो यूज होती है हमारी कौन सी वाली, इसके अंदर भरा रहेगा 35% H2SO4 और 26% वाटर भरा रहेगा विद्युत अपघट्य के रूप में। तो ये बैटरी कौन सी वाली बैटरी होती है, सेकेंडरी टाइम बैटरी होती है, क्योंकि चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, और इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। तो ये
ठीक है ना। तो ये एसिड वाली बैटरी होती है, ड्राई बैटरी नहीं है। जो फोन में बैटरी यूज होती है वो ड्राई बैटरी यूज होती है। तो इसमें क्या होता है, कैथोड इसमें भी रहेगा, एनोड इसमें भी रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला काम ये करेगा, पॉजिटिव वाला काम ये करेगा। कैथोड PbO2 का बनता है, जिसे हम लेड ऑक्साइड कहते हैं। एनोड इसमें Pb का बनता है, जिसे लेड बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो वो गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, ठीक है। और जो गैल्वेनिक सेल की खोज किसने की थी, वोल्टा ने की थी, एलेसांद्रो वोल्टा ने। और विद्युत अपघटन से विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं तो उसे बोलते हैं, उस सेल को बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। सिंपल सा, क्लियर रखने हैं दोनों चीज। रासायनिक से विद्युत बदल रहे हैं हम, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो वो गैल्वेनिक सेल होगा। और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं तो विद्युत अपघटनीय सेल होगा। अब पढ़ते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो बचपन में आप सब लोगों ने क्या किया होगा कि एक वायर लिया होगा, उसमें कील पे वायर चढ़ाया होगा और इसे एक सेल से कनेक्ट करके आपने ट्राई किया होगा चुंबक बनाने का, ठीक है ना। तो ये वही चीज है कि विद्युत धारा से हम चुंबक कैसे बनाते हैं। तो क्या होता है, विद्युत धारा जब भी हम करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो कराते हैं, करंट मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर है, इससे कई करंट फ्लो हो रही है, तो ये जो काम करेगा, इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब बनाने की प्रोसेस होती है इसकी प्रॉपर, कि कैसे बनता है। देखो मैं बता ही देता हूँ किस तरह का डायग्राम बनता है इसे प्रॉपर इसका। मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, इस पे कोई तार लिपटा हुआ है इस तरह से। अब इसे हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो सोलेनॉइड है इससे करंट पास होगी, तो ये जो सोलेनॉइड है किसी मटेरियल के हम जो जैसे लोहे के पास ले जाएंगे तो ये उसे चिपका लेगा, तो ये बन जाती है मैग्नेट, ठीक है ना। अब चुंबक क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला वो पदार्थ जो लोहे को आकर्षित कर ले वो चुंबकत्व का गुण रखेगा या चुंबकीय गुण रखे, वो हमारी हो जाएगी चुंबक। अब चुंबक को क्या करना है, हम फ्रीली लटका दें। अगर कोई भी एक चुंबक लें और इसे ऐसे धागे से बांध के फ्रीली छोड़ दें लटका के, तो वो दो डायरेक्शन में जाके रुक जाती है, एक इस नॉर्थ में और एक साउथ में। तो जो नॉर्थ में जाकर रुक जाए वो नॉर्थ पोल हो जाएगा चुंबक का, जो साउथ में जाकर रुक जाए वो साउथ पोल हो जाता है। अब चुंबक है, चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है या जो उसके आसपास के क्षेत्र रहता है, जिसमें हम कोई भी मटेरियल ले जाए, मान लीजिए हमने लोहे का पीस ले गया, इसके क्षेत्र के अंतर्गत आया, तो या तो ये खींच ही लेगा, लोहे का है। अगर दूसरी चुंबक लाएंगे, मान लीजिए अभी ये लोहे का टुकड़ा आया था, ये चुंबक लेके आए, एन और एस है, इसको हम एन और एस इस तरह से ले लेते हैं। तो देखो अपोजिट पोल है इस तरफ, तो ये खींच लेगा, और अगर सिमिलर पोल हो जाएंगे तो ये रिपेल कर देगा, इसे रिपेल इस कंडीशन में, और इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो चुंबकी के चारों ओर का वह क्षेत्र जो लोहे को आकर्षित कर ले, तो मतलब ये जो क्षेत्र दिख रहा है जो मैंने बनाया हुआ है, ये इस तरह का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबक की जो क्षेत्र दिख रहा है, ये किस दिशा में फ्लो होता है, तो बाहर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से। देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन से निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र और साउथ डायरेक्शन में आके खत्म हो जाएगा, ये बाहर की तरफ। चुंबक के अंदर की तरफ आएंगे तो ये साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो इसको हम एक कंप्लीट साइकिल के रूप में जैसे अगर देखा जाए तो ये इस तरह से रहेगा, नॉर्थ साउथ। अगर इसे हम इस तरह से भी बना दें डायरेक्शन, पूरा एक सर्कल बनाए, तो देखो अंदर की तरफ एस से एन जाएगा, बाहर की तरफ क्या रहेगा, एन टू एस। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, अंदर की तरफ एन टू एस जाएगा और बाहर की तरफ एन टू एस जाएगा, अंदर की तरफ एस टू एन आएगा। इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये इस तरह से हमें याद रखना है। जो हमारा चुंबक का क्षेत्र है जो मैंने देखो अभी बनाया है ना इस तरह से, ये हमेशा क्लोज कर्व के रूप में रहेगा, इस तरह से क्लोज कर्व रहेगा। प्रत्येक चुंबक का प्रत्येक लाइन जो जाएगी इसकी क्लोज कर्व रहेगा वो। अब पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र है जो हमारा, उसके प्रत्येक सेकंड में क्षेत्र से लंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो प्रति सेकंड कितनी गुजर रही है इसके क्षेत्र के लंबत, तो वो हो जाता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स।
इसे फाई से शो करते हैं, फाई बोलते हैं इसे। फाई इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है बी ए कॉस थीटा। बी जहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र था जो हमने ऊपर देखा है वो चुंबकीय क्षेत्र है। ए क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा उसका। अब थीटा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो जो क्षेत्रफल है उसके बीच का कोण बनेगा, ये एंगल बनता है, तो वो बी ए कॉस थीटा से आता है। आपको सिंपल इतना याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन आपके इधर ही से बनते हैं। अब पढ़ते हैं हम राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल को मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं। जब हमें कोई भी कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमें कंडक्टर को, कोई भी तार है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर हम उसे इस तरह से पकड़ लें, ठीक है, ये राइट हैंड से इस तरह से पकड़ लें, ठीक है ना, तो इस तरह से अगर पकड़ेंगे तो जो हमारा अंगूठा होगा वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की। और जो उंगलियां हैं, देखो इस तरह से, ये उंगलियां हैं इस तरह से घूमी हुई है इसके चारों तरफ, तो ये डायरेक्शन बताएगी, ये वाली डायरेक्शन। देखो ये इस तरफ से उंगली की डायरेक्शन, तो ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र को। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा निकालने के लिए हम मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू या राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, अंगूठा बताएगा विद्युत धारा को, उंगलियां क्या बताएंगी, चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो ओरस्टेड होता है, जो एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ओरस्टेड, इनके नाम पर रखा गया था। अगर विद्युत धारा को हम, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है और एक कंपास के पास लाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये 1820 में इन्होंने एक प्रयोग किया था और बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को कंपास के पास लाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा। मतलब ये जो कंपास है वो, इसकी निडल है वो इस तरह से इस या इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। ये ओरस्टेड ने बताया था, क्रिश्चियन ओरस्टेड। अब पढ़ते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारी जो फर्स्ट 3 उंगलियां हैं, तर्जनी या इंडेक्स फिंगर जिसे कहेंगे, मध्यमा मिडिल फिंगर, अंगूठा, थंब, तीनों चीजों को आपस में परस्पर लंबवत ले लें, मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। इस तरह से देखो, ये इस तरह से अगर हम फैला लें अपनी तीनों उंगलियों को, तो ये तीनों अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो जो हमारी अंगूठा है वो बल की दिशा बताता है, और पहली उंगली या इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और विद्युत धारा बताएगी कौन, हमारी मिडिल फिंगर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, मोटर की डायरेक्शन निकालने के लिए। और अगर पूछ ले कि जनरेटर की डायरेक्शन निकालने के लिए, तो आप बोल देंगे राइट हैंड रूल यूज होता है वहां पे, फ्लेमिंग का ही, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं वहां पे। तो इस रूल का यूज करके हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जो या मैग्नेट है जो हमारी, उस पर जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, माइक्रोफोन भी बनता है, डोरबेल और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इस रूल से हम निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट जा रही है। बाम हस्त या बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या होगा, अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई ये वायर है, इसमें हम अगर करंट फ्लो करा रहे हैं, इसके कारण किसी दूसरे वायर में, ये जो कंडक्टिंग वायर है ये भी कंडक्टिंग वायर, इसके कारण इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, तो वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये किस तरह से होता है, चुंबकीय प्रेरण के, चुंबक के माध्यम से ही मैग्नेटिक बनाते हैं। तो इस प्रिंसिपल पे क्या काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या होगा, अगर जब हम परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र लें, मतलब ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो चेंज हो रहा है, उसमें अगर हम कोई कंडक्टर रखते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर वही चीज क्लोज सर्किट में है तो वो उसमें एक करंट फ्लो हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल है। मान लीजिए ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक बना ली हमने, एक दूसरी चुंबक ये बना ली, ये दोनों चुंबक N और S, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब इसके बीच अगर हम कोई कंडक्टर रख दें, इस तरह से ये कोई तार रख दिया, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक, विद्युत चालक रखा जाता है, तो ये
क्या फ्लो करता है, इसमें करंट फ्लो होने लगती है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ओपन है तो विद्युत वाहक बल आएगा, इसे अगर हम लोड लगा के शॉर्ट कर देंगे, एक सेकंड में आपको सही से डायग्राम बना के दिखा देता हूं, आपको समझ में नहीं आया होगा इस तरह से। देखो ये एक मैग्नेट है हमारे पास, ये N है, ये S है, इस डायरेक्शन में N2S मान लीजिए हमारा चुंबक, अलग अलग चुंबक है, तो N2S जाता है बाहर की तरफ, एक ही चुंबक के सिरे नहीं है, अलग अलग चुंबक के सिरे हैं। N2S चुंबकीय क्षेत्र जाता है, मान लीजिए इसमें हमने कोई कंडक्टर रख दिया है, ये कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर रखेंगे, अभी ओपन है ये, और इसको हम क्या करना है, एक लोड से कनेक्ट कर देना या कोई बल्ब लगा देना, ये बल्ब समझ लीजिए या CFL समझ लीजिए। तो लोड लग गया है, तो इसमें क्या होगा, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर रखा जाता है तो वो एक विद्युत वाहक बल का अनुभव करता है, और ये अगर क्लोज सर्किट है तो इसमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का। और फैराडे ने खोज की थी इसकी 1831 में खोज की थी। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, डायनेमो में, ट्रांसफार्मर, जनरेटर में। तो इसी प्रिंसिपल पे जो मैंने ये बताया, इसी प्रिंसिपल पे हमारा जनरेटर काम करता है। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है अभी देख लेते हैं नीचे। ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे या अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक विद्युत धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित करा के दूसरे वाली कुंडली में हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करा दें, इस घटना को बोलते हैं हम अन्योन्य प्रेरण। और होता किस तरह से, उदाहरण के लिए देख लेते हैं ट्रांसफार्मर पर ये नियम काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन का, ओनली AC पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। क्या करेंगे कि ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर की कोर है, ट्रांसफार्मर कोर है ये इस तरह से, ठीक है। अगर इसमें हम ये बाइंडिंग कर दें, ये बाइंडिंग कर रखी है और इसे AC से कनेक्ट कर दें, तो ये इस तरफ वाली बाइंडिंग क्या होगी, प्राइमरी बाइंडिंग। इस तरफ जिस तरफ लोड कनेक्ट होगा वो होती है सेकेंडरी बाइंडिंग, और जिस तरफ सप्लाई देते हैं वो होती है प्राइमरी बाइंडिंग। जब हम कनेक्ट कर देंगे तो इसमें जब धारा फ्लो होगी, इसके कारण इस धारा के, ये वाली जो धारा इधर फ्लो हो रही है, इसके कारण इसमें भी एक EMF आ जाए, तो वही होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का अगर आपको प्रिंसिपल समझना है तो मैं बता देता हूं किस तरह से होता है। इसमें होगा क्या, जब इसे हम AC से कनेक्ट करते हैं, AC से कनेक्ट करेंगे तो इधर एक करंट फ्लो होगी। अब आपने अभी पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम पढ़ा है कि जब भी कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर रखा जाता है तो विद्युत वाहक बल का अनुभव करता है, तो इसके कारण यहाँ पे E1 आ जाएगा। E1 है क्योंकि देखो ये क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट है तो इसमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये देखो ये क्लोज सर्किट दिख रहा है ना आपको, तो इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगी, तो वो कनेक्ट करने पे E1 फ्लो होगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर रखा है, इसके कारण एक I1 आ जाएगी। I1 के कारण इसमें एक फ्लक्स आ जाएगा, ये फ्लक्स आया है जो डॉट डॉट करके जो दिख रहा है, तो ये फ्लक्स आ जाएगा फाई, ठीक है। इस फ्लक्स के कारण अब जो सेकेंडरी बाइंडिंग है, जो बाइंडिंग ये दिख रही है, जो सेकेंडरी साइड है ये वाली तरफ, उसके बाइंडिंग में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, EMF या E2 बोल दें इसे, E2 उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ लोड लगा दिया तो सर्किट यहाँ भी क्लोज हो गया, तो इसमें भी I2 करंट फ्लो हो जाएगी। तो इसी तरह हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। अब ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन। स्टेप अप को बोलेंगे ऊंचाई, यानी ऊंचाई मतलब वोल्टेज को ऊंचा करेगा, अपचाई मतलब वोल्टेज को खा जाएगा या कम करेगा, सॉरी खाएगा नहीं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो वो स्टेप डाउन हो गया, डाउन कर रहा है मतलब वोल्टेज को, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करेगा तो स्टेप अप कर रहा है। तो इस तरह से दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं जो बेसिकली होते तो और भी टाइप के, लेकिन जो मेन होते हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल हमें देता है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ये काम करती है। अब पढ़ते हैं हम डायनेमो। डायनेमो का काम क्या होता है, या जनरेटर का मैकेनिकल एनर्जी देके उसे हम इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं उससे, ठीक है। अब
पढ़ते हैं हम घरेलू विद्युत आपूर्ति कैसे होती है। तो जो घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट पे आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब देखते हैं घरों में जो 3 पिन प्लग लगा रहता है, देखना इस तरह का एक प्लग जो बना होता है जिसमें हम कोई भी फोन चार्जिंग के लिए या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो उसमें एक जो पिन होगी वो तो होती है न्यूट्रल की, मैं बना ही देता हूँ। ये मेंस वाली पिन है, देखो ये मेंस या लाइव वायर या फेज बोलते हैं, तो ये हो गया फेज, ये वाला पार्ट ये फेज, इसमें फेज कनेक्ट करेंगे। अब आते हैं हम इसमें जो है जो ये ब्लैक कलर का वायर है ये न्यूट्रल कनेक्ट होगा। तीसरा होता है ग्रीन कलर का वायर, जो ये बड़ा मोटा पिन होती है ऊपर की तरफ जो मोटी सी पिन लगी रहती वो अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो फेज वायर होता है उसे लाइव वायर या मेंस वायर भी बोलते हैं, वो रेड कलर का वायर यूज होता है, हमेशा रेड ही कलर का यूज करना चाहिए, स्टैंडर्ड यही है। लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो नॉर्मल कुछ भी वायर, कोई भी वायर ब्लू ग्रीन कुछ भी डाल के चले जाते हैं। न्यूट्रल के लिए हमेशा ब्लैक वायर यूज होता है। अर्थिंग हम लोग करवाते नहीं है, वैसे हमेशा करवानी चाहिए सेफ्टी पर्पस के लिए, उसके लिए हम ग्रीन वायर यूज करते हैं। अब 2 तरह के सर्किट बनते हैं हमारे घरों में, एक 15 एम्पियर का सर्किट बनता है, एक 5 एम्पियर का सर्किट बनता है। तो जो आप देखेंगे पावर सर्किट भी बोलते हैं, इसी को पावर सॉकेट बोलते हैं, पावर सर्किट बनता है। तो जो पावर सर्किट में क्या होता है, जितने भी हमारे हाई पावर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट उनको कनेक्ट करते हैं, जैसे गीजर, हीटर, एसी, फ्रिज, एक बड़ी मोटी पिन वाला जो बड़ा सा रहता है इसी तरह का उसमें कनेक्ट करेंगे। और ये 5 एम्पियर की जो नॉर्मल सॉकेट रहती है, फैन और बल्ब या कोई भी हम मोबाइल चार्जिंग के लिए अपना चार्जर इसी में कनेक्ट करते हैं, मोबाइल चार्जर भी इसी में कनेक्ट करते हैं, तो 5 एम्पियर से चार्ज होती है। तो आज का ये आपका टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।